जी नमस्कार। न्यूज़लेटर विद राकेश रंजन में आज आपका स्वागत है। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर अमर कुमार जी। अमर कुमार जी बिहार के वैशाली जिले के सुपरिचित गांव बाजितपुर से आते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इनके परिवार का योगदान काफी रहा है, लंबे अरसे से रहा है। इनके पिताजी भी शिक्षक रहे हैं, चाचा चाची भी प्रतिष्ठित विद्यालय में शिक्षक के रूप में योगदान दिया। उसके बाद इनके एक भाई भी प्रोफेसर हैं और देश स्तर के विश्वविद्यालय में पठन पाठन का कार्य करते हैं। एक खुद शिक्षक हैं और इनकी पत्नी भी बिहार प्रशासनिक सेवा की अधिकारी हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश के कॉलेज में सक्रिय हैं। तो इनसे जानेंगे इनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में, शिक्षा के बदलते स्वरूप के बारे में, शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे बदलावों के बारे में। तो फिलहाल आप अमर कुमार जी कुछ अपने बारे में विस्तार से बताएं, जिससे हमारे पाठकों जी को जी समझने में जी जी आसानी हो। जी। जी जी। मेरा नाम डॉक्टर अमर कुमार है। मैं वर्तमान में डॉक्टर समाजशास्त्र विभाग शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में पदस्थापित हूँ। मेरी शिक्षा दीक्षा हाई स्कूल मेरा पातेपुर रामचंद्र हाई स्कूल पातेपुर से प्राप्त हुई। उसके बाद मैंने इंटरमीडिएट कॉलेज ऑफ कॉमर्स पटना से शिक्षा ली। उसके बाद एमए, एमफिल और पीएचडी रांची विश्वविद्यालय झारखंड से मैंने शिक्षा प्राप्त की। मेरा पीएचडी का जो विषय था वो भारत के समाज शास्त्री प्रोफेसर योगेंद्र सिंह पर मेरी पीएचडी की उपाधि प्राप्त हुई, जैसे योगेंद्र सिंह के सिद्धांतों की एक आलोचनात्मक व्याख्या। प्रोफेसर योगेंद्र सिंह जवाहरलाल विश्वविद्यालय जो नई दिल्ली में अवस्थित है उसके प्रतिष्ठित समाजशास्त्री थे। वो कुछ दिन पहले उनका देहांत हो गया है। और उन पर मैंने उनकी चारों किताब जो हैं, मॉडर्नाइज ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, सोशल चेंज, ग्लोबलाइजेशन इत्यादि किताबों को मैंने इंग्लिश में उन्होंने किताब लिखा, उसको मैंने हिंदीकरण में करते हुए पाठकों को सहायता के लिए मैं योगेंद्र सिंह का समाजशास्त्र नाम की किताब रावत पब्लिकेशन जयपुर के द्वारा 2005 में प्रकाशित करवाया कराया। उससे उसकी जो उसकी भूमिका जो है कोई आपको राजस्थान विश्वविद्यालय के कोई कुलपति थे, क्या नाम है हाँ मुझे जी याद नहीं आ जी रहा। जी हाँ उसका जो उस पुस्तक के जो प्राकथन लिखे थे वो प्रोफेसर के एल शर्मा थे, जो राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति थे और जेएनयू के प्रोफेसर भी थे। जेएनयू के उसके प्रोफेसर उसने उन्होंने इस विषय पर हमें शोध करने के लिए प्रेरित किया, ताकि आप ऐसे पाठकों को जो इंग्लिश मीडियम में बच्चे हैं उसको जैसे लिखा हुआ उसको हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करके आप उसको हिंदी भाषा में प्रयोग करेंगे। इसलिए हमको वो प्रसारित की। वो है कि हिंदी माध्यम के जो छात्र होंगे उनको हाँ, पढ़ने में सहूलियत वो होगी, जो पढ़ने में आसानी होगी। मुश्किल जी नहीं जी, है, आसान। उनके लिए काफी जी, उपयोगी हो जाएगी। उपयोगी दुरुपयोग हो उपयोगी। जाएगी पुस्तक। जी 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 जी। जी जी अच्छा, जी जी पिछले दिनों आपको कई पुरस्कार भी मिले थे, हमको जी जो जी जानकारी जी मिली जी थी, और उसमें जी बताया जी गया था जी कि जी जी उत्तर प्रदेश के जी कोई जी। मंत्री हैं या विधायक हैं, उन्होंने हाँ, पुरस्कार दिया था। वो अग्रिम। कौन सा जी जी पुरस्कार जी था? जी। वो हमको 2018 में टीचर्स विथ हायर पोटेंशियल अवार्ड दिया गया था, जो अच्छा। साउथ एशिया मैनेजमेंट जो जबलपुर एसोसिएशन द्वारा दिया गया था। उसमें माननीय केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के सुपुत्र के द्वारा, पंकज सिंह, माननीय विधायक पंकज सिंह जो हैं उनके द्वारा बाराबंकी में जो मुंशी रघुनंदन सरदार पटेल में उस समय स्थापित थे, उस समय मुझे पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद 2020 में इंटरनेशनल प्राइड ऑफ एजुकेशनिस्ट अवार्ड जो आईसीसीआर के द्वारा हम मुझे 2020 में प्रदान किया गया। अच्छा और अच्छा। और इसके अलावा जी। मैंने अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार करवाया है। सेमिनार है, सिंपोजियम है, 17-18 पेपर्स है मेरे, आर्टिकल 7-8 आर्टिकल्स है, बुक्स हैं। ये हमारी गतिविधियां, शैक्षणिक गतिविधियां हमेशा चलती रहती हैं। और मैंने 2006 से लेकर अभी तक अध्यापन कार्य से जुड़ा हुआ हूँ। अब अभी वर्तमान में अभी आप अभी अभी किसी अपने किन्हीं छात्रों को शोध वगैरह भी करवाया किसी भी विषय हाँ, पर कुछ, या मैंने तो हाँ उसके मैंने बारे में थोड़ा बताएं। मैंने दो दो छात्रों को शोध कराया है उस जी। सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में। उसमें एक आपके झारखंड के ही हैं, साई विश्वविद्यालय है। साई हाँ, विश्वविद्यालय है।
जी। झारखंड में ही है। उसके छात्र को मैंने मेरे द्वारा वो उन्होंने सुपरविजन लिया है साई विश्वविद्यालय। उसमें एक महिला सशक्तिकरण के बारे में था और एक दलित के बारे में। अच्छा देखिए, अभी शिक्षा के क्षेत्र में होता क्या है, जो नए विद्यार्थी जी हैं जिन्होंने जी मैट्रिक पास किया है, कॉलेज में जाना चाहते हैं, सबों की इच्छा जी होती है कि हम शैक्षणिक हम्म, क्षेत्र में भी जाएं, पठन पाठन के क्षेत्र में जाए, कोई डॉक्टर बनना है, कोई जी इंजीनियर बनना है, जी कोई आईएएस बनना चाहता है, जी कोई प्रशासनिक जी सेवा जी में आना चाहता है। जी तो जी जी आपने जो विषय का चयन किया था कि हम समाज शास्त्र ही पढ़ेंगे या इसी के क्षेत्र में कुछ आगे बढ़ेंगे, जी पठन जी पाठन जी के क्षेत्र में आएंगे, तो इसकी खास वजह क्या थी? आप तो दूसरा भी क्षेत्र चुन सकते थे। जी 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 हमारे खास बात कि मेरी पृष्ठभूमि, मेरे जो घर की पृष्ठभूमि, परिवार की पृष्ठभूमि है, वो अध्यापन कार्य से जुड़ा हुआ है। और मेरे जो बड़े भाई हैं प्रोफेसर शरद कुमार, वो लखनऊ विश्वविद्यालय में अभी पदस्थापित थे, कुछ दिन पहले रिटायर हुए हैं, 30 जून को रिटायर हुए। उनका जी बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने हम प्रोत्साहित किया कि अगर करना है तो शिक्षा के क्षेत्र में हमारे घर में ही, घर से इस हाई स्कूल से लेकर मिडिल स्कूल से लेकर आपको प्राइमरी स्कूल से में हर तरह के टीचर हमारे घर में मिलेंगे। हमारे घर में तो मैंने शिक्षा की तरफ ही झुकाव किया कि मैं वहाँ हुआ। और उसके मेरे पढ़ाई के क्रम में मेरी भाभी हैं, रीता शर्मा हैं, उनका भी योगदान रहा। मेरी भतीजी लोग हैं, श्रेया श्रुति हैं, उनका भी योगदान रहा कि हमें वो लगभग रांची से अभी तक 30 वर्षों का। मेरी पत्नी अभी है नगर प्रबंधक पटना नगर निगम में। उनका मेरी मेरे मेरे दो छोटे बच्चे हैं। जो छोटे बच्चे हैं वो जो है पंखुड़ी एंड पलाश। वो एक माहौल जो हमको घर का मिला, ताकि हम उन लोग पटना संभालते थे, हम यहाँ रांची अति लखनऊ जी। संभाल रहे हैं। दो हम्म, दो दो जगह की हम उन लोगों का हम्म। भावनात्मक सहयोग के कारण ही मैं हम इतना दूर आ गए, क्या आ गए। तो देखिए, अभी एक जो है, एक बात बताए कि ठीक है, अगर जो समाज शास्त्र पढ़ के कोई शिक्षक ही बनना चाहे, मान लिया, लेकिन जी जी प्रशासनिक सेवा की जो तैयारी है, तो जी उसमें जी कितना मतलब पॉजिटिव है उसके लिए, इस विषय को रखना या उस पर जी आगे बढ़ना, उसके बारे में ये कुछ ये बताएंगे? जी 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 ये एक्चुअली समाज शास्त्र का जो क्षेत्र है वो बहुत व्यापक क्षेत्र है। जी इससे आप यूपीएससी भी निकाल सकते हैं, यूपीएससी भी है, जितने भी लोग पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसमें यह पेपर जो है बहुत इजी है। और मास सेचिंग है, जिससे मार्क्स ज्यादा आते हैं। जैसे एंथ्रोपोलॉजी पहले आता था, सोशलॉजी है, मानव शास्त्र जिसको कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी सोशलॉजी है। दूसरी बात है कि इसमें हम एनजीओ के द्वारा भी सेवा कर सकते हैं, एनजीओ के माध्यम में जा सकते हैं, जैसे जी जी डब्ल्यूएचओ में हम जा सकते हैं जित। तो जी यह जो है रोजगार के क्षेत्र में यह जो विषय है बहुत सहयोगी, रोजगार प्राप्त करने के लिए है। और दूसरी बात हम बेसिक क्या डिफरेंस है कि समाज शास्त्र जो है नवीन विज्ञान इसलिए कहते हैं कि वो जैसे राजनीति शास्त्र उसमें भी समाज की पढ़ाई होती है, लेकिन समाज शास्त्र राजनीतिक विज्ञान में जो होते हैं समाज के एक पहलू की पढ़ाई होती है। वो है राजनीतिक पहलू की बात होती है, राजनीतिक जी। पहलू के। तो समाज शास्त्र में हम समाज के हर पहलू के बारे में जानते हैं, हर पहलू के बारे में अध्ययन करना होता है, इसीलिए उसको नवीन विज्ञान कहा गया है। इतिहास में है, वो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बताया जाता है। पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल दृष्टि से बताया जाता है। लेकिन समाज शास्त्र में हम मानव के संबंधों के बारे में अध्ययन करते हैं, उनके व्यवहार के बारे में अध्ययन करते हैं। इसलिए उनके हर पहलुओं को हम अध्ययन करते हैं। इसलिए उसे नवीन विज्ञान के रूप में समाज शास्त्र को स्थापित किया गया। यह देखिए, बहुत ही उपयोगी है। तो अभी जो है, अभी देख रहे हैं कि अभी जो हो रहा है कि ज्यादा झुकाव जो है विद्यार्थियों का, चूंकि रोजगार हासिल करने की बात है, बातें होती है, और होता है कि एक शिक्षक बनने के लिए लंबी प्रक्रिया है, लंबा अध्ययन है, सब कुछ है, करना पड़ता है। जी जी और कहीं कुछ जी ऐसा जी नहीं है कि शॉर्टकट कोई तरीका नहीं है कि जिसको हम अपना ले और कुछ कर लें। तो ज्यादा लोग जी जी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा भाग रहे हैं, क्योंकि तत्काल डिग्री लो, कहीं ना कहीं कुछ रोजगार हो जाएगा, जी कुछ ऐसी बातें हो रही। जी 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 और हम लोग जिस गांव से आते हैं, तो शैक्षणिक पृष्ठभूमि की बात है, तो गांव का अपना भी इतिहास रहा है, वहाँ भी पहले भी जी योगेंद्र मिश्रा सरी के इतिहासकार हुए हैं, जी तो जी साहित्यकार जी भी हरिमोहन झा जैसे जी रहे हैं,
जिन्होंने जोगेंद्र सामाजिक। मिश्र। योगेंद्र मिश्रा तो इतिहासकार थे जिन्होंने हाँ हाँ, वैशाली जी वगैरह जी की खोज किया, लेकिन हरिमोहन झा भी जी साहित्यकार थे जी जिन्होंने जी। सामाजिक, उस समय भी सामाजिक विकृतियों को बड़ी मजबूती से उठाया था, और उठाया था। उनको अपने समाज में ही आलोचना का शिकार होना पड़ा था। उन्होंने तो जी जी मैथिलक भोज, कुकुरक भोज, क्या क्या इस तरह जी की जी बातें लिखी थी, और अपने समाज के बारे में जी लिखना उस दौर में ये बहुत जी बड़ी जी बात थी। तो जी आप जी भी समाज की बात करते हैं, समाज के अध्ययन की बात करते हैं, लेकिन जी आज के समाज को देखेंगे ना कहीं हर एक स्तर पर बिखराव की भी स्थिति है, और जो जी उसको जी जी पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति जो है, या कुछ कहिए, हावी हो चली। तो आप जी जो जी। कुछ अध्ययन कर रहे हैं और देख रहे हैं, तो उसमें आप बदलते समाज को कहाँ पर पा रहे हमारा ये अध्ययन है कि हम लोग नैतिकता से दूर हो रहे हैं। हैं? जी नैतिकता से, जैसे नैतिकता हमारे यहाँ अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है नैतिकता के वजह से। जैसे आप एक थोड़ा एग्जाम्पल के लिए हम, जैसे हम क्राइम की ही बात करते हैं, तो क्राइम क्यों होता है? क्राइम इसलिए होता है कि हम उसमें नैतिकता को हम लोग लूज कर रहे हैं। हम व्यक्तिवादिता पर जा रहे हैं, पश्चिमी संस्कृति को हम लोग अपना रहे हैं। हम अपनी संस्कृति और सामूहिकतावाद को छोड़ रहे हैं। तो जो पुरानी जो पश्चिमी संस्कृति है वो हम पर हावी हो रहा है, वो हावी हो रहा है। जैसे आपको अब शॉर्टकट रास्ता हम अपनाना चाहते हैं कि जैसे हम एक 1 लाख रुपए आज कमाते हैं, तो हम कैसे 2 ही महीना में 2 लाख रुपया कमा लें। हाँ हाँ, बेशक बेशक बेशक। ये शॉर्ट राउटर रहते। आपके पास कोई गाड़ी है, तो हमको, अगर राकेश रंजन जी के पास कोई अच्छी गाड़ी आई है, तो हम हमारे दिमाग में आता है कि हम उससे अच्छी गाड़ी कितना जल्दी ले सकते हैं। तो इस बदलाव के लिए देखिए, एक तो जी जो अभी कहता है कि दुनिया ग्लोबल हो गई, ग्लोबल विलेज की बात हो रही है, जी तो जी जो जो पाश्चात्य संस्कृति बात की जो आप बात कर रहे हैं, और जो हावी भी हो रही है, तो वो स्वाभाविक जी जी प्रक्रिया है, उसमें कहीं कुछ ऐसा नहीं है। जी उसमें है कि देखिए, जी जी भीड़ है, कहता है ना कि जैसा संगति रखेंगे वैसी व्यवस्था होगी, और समाज में जो है हर एक हर एक तरह के लोग हर एक दौर में हुए हैं। जी जी अपराधीकरण, अपराध की जो भी बात है वो नया नहीं है। वो तो उस समय जी वाल्मीकि वगैरह भी होते थे, अपराध का जो बाद में जो अपना सज्जन पुरुष हुए, और उन्होंने रामायण वगैरह की जो रचना वगैरह की। जी 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 तो है कि इसको संतुलित कैसे रखा जाए, जो समाज का ताना बाना जो बिखर रहा है, इसके लिए जी जी। हम सिर्फ पाश्चात्य संस्कृति को ही जिम्मेदार ठहरा करके तो हम नहीं न नहीं इत्मीनान हो सकते नहीं। हैं। उसके लिए तो जी जी हमको नहीं। अपने अगल बगल भी देखना होगा, और उस जी देखने जी में हमको जो, मुझे जो व्यक्तिगत तौर पर लग रहा है, उसमें कहीं ना कहीं ये जो राजनीति की जो भूमिका है ना, वो जी सामाजिक ताना बाना के बिखराव में। देखिए, जातीयता की ही बात होती है, कि आज कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह जी से जी राजनीति ने जातीयता को अपरिहार्य बना दिया है, लोगों को बांट करके जाति के खाने में रखना, कहीं एक जी जी बात नहीं हो रही है कि जाति विहीन एक भारत की कल्पना, एक बिहार की कल्पना, एक समाज की कल्पना कहीं हो। सब अपने वोट बैंक के जी हिसाब से अपना करते जी होते जी। हैं। तो आप इसको, क्या इस बात से सहमत हैं कि सामाजिक ताना बाना जो बिखर रहा है, और आपस में सामाजिक विद्वेष जो कुछ बढ़ रहा है, हम्म। क्योंकि अपराध का राजनीतिकरण भी तो बड़ी समस्या और लंबे समय से चली आ रही है। जी जी अब जी बिहार जी में जी भी देखेंगे, एक दौर था 90 के दशक के बाद, उस समय तो आप देखेंगे कि थोक भाव में जेल में बंद अपराधी बिहार विधायक बन गए थे, सांसद बन गए, आज के तारीख में भी हैं। आज वो माननीय हो गए, उनको अपराधी कहने से उनको बहुत दिक्कत हाँ। होती है कि भाई आप उनको जी जी अपराधी जी क्यों कह रहे हैं, जी कैसे कह रहे हैं। तो वही कहना जी है कि सामाजिक जो ताना बाना बिखर रहा है, उसमें जी। राजनीति की क्या भूमिका है, इसमें कुछ कहने में कोई तटस्थ रूप से आप जो समझते हैं उसको बताइए। नहीं, देखिए, पहले हम एज ए समाज शास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते, एक जी शिक्षक, एक विद्यार्थी होने के नाते, सबसे पहले हम जानेंगे कि सामाजिक परिवर्तन होता क्या है। जी सामाजिक परिवर्तन जो है, सामाजिक परिवर्तन को हम कैसे देखते हैं, तो जी उसमें हम लोग मार्क्स, अकॉर्डिंग टू मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन के, समाज के 2 लेयर थे। समाज के 2 लेयर थे, उसको पहले हम लोग को पहले समझना होगा कि समाज के 2 थे। एक था बेस और एक था सुपर स्ट्रक्चर। तो बेस का मतलब होता है कि वह इकोनॉमी होता है, और सुपर स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि इकोनॉमी के अलावा जितने भी संरचना होती है, चाहे आइडियोलॉजिकल हो, रिलीजियस हो, सोशल हो, जितनी भी संरचनाएं होती है उसको हम सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं, और हिंदी में उसको अधिसंरचना कहते हैं।
अधिसंरचना कहते हैं। तो मार्क्स जो कहा था कि हम बेस निर्धारित करता है सुपर स्ट्रक्चर को। बेस जो है वो सुपर स्ट्रक्चर को, जब बेस में परिवर्तन होगा, अर्थ में परिवर्तन होगा, तभी सुपर स्ट्रक्चर में परिवर्तन होगा। समाज की कोई भी चीज, धार्मिक संस्थाएं हैं, राजनीतिक संस्थाएं हो, चाहे सामाजिक संस्थाएं, उसमें परिवर्तन होगा। उसके बिना परिवर्तन है। लेकिन इसके कुछ अपवाद है। अपवाद है। हम्म। अपवाद में क्या है कि, अपवाद है कि उनके जो फॉलोअर थे, कभी कलते अल्थुजर थे, उनका कहना था कि कभी कभी सुपर स्ट्रक्चर के द्वारा भी बेस में परिवर्तन होता है। जैसे प्रोटेस्टेंट धर्म के कारण भी पूंजीवाद का विकास हुआ था। जैसे बेवर का सिद्धांत, प्रोटेस्टेंट धर्म का पूंजीवाद हुआ। तो बेस को हम लोग दो भागों में बांट कर देखते हैं कि बेस क्या होता है। फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की शक्तियां और उत्पादन के संबंध को, दोनों को मिलने से बेस का निर्माण होता है, यानी आधार संरचना का निर्माण होता है। ये थ्योरेटिकल हम लोग पहले ये समझना होगा। तो आधार संरचना, हाँ हाँ, आधार संरचना में फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन में दो चीज होते हैं कि वो होते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड टूल्स ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स जिसको हमको साधन कहते हैं, एक को कहते हैं साधन कहते हैं, एक कहते हैं साध कहते हैं। और मीन्स प्रोडक्शन में, मीन्स प्रोडक्शन में लैंड होता है, लेबर होता है और कैपिटल होता है। लैंड, लेबर, कैपिटल हुआ। और टूल्स में होता है साइंस होता है एंड नॉलेज होता है। विज्ञान होता है और उसके बाद ज्ञान होता है, विज्ञान ज्ञान होता है। तो जो लैंड, लेबर, कैपिटल प्लस साइंस एंड नॉलेज, ये पांचों चीज जब एक साथ होते हैं तभी हम परिवर्तन की बात करते हैं। कभी पढ़ते, जैसे पंजाब में हरित क्रांति के जब लेते थे, तब पहले भी खेती होता था। ऐसा नहीं कि खेती नहीं होता था, पहले भी खेती होता है, लेकिन उसका उत्पादन होता था बहुत कम होता था, वो होता था। लेकिन उसमें जब साइंटिफिक ढंग से हम खेती करने लगे तो वो उत्पादन बढ़ने लगा, तो हम हरित क्रांति की ओर गए। अब कहिए कि वर्ग का, जो जैसे हम लोग अभी राजनीति की बात कर रहे हैं, तो वर्ग का जो विभाजन होता है, तो वर्ग, यही बात समझना है कि वर्ग का विभाजन जो होता है वो दो तरह से होता है। आप कहते हैं कि हमारे और आपके बीच में संघर्ष क्यों होता है। और ये संघर्ष, ये समझिए कि हमारे और बीच में आपका संघर्ष क्यों होता है। संघर्ष इसलिए होता है हमारे आपके बीच में कि एक होता है डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम का विभाजन, और दूसरा होता है प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये कहते हैं कि हम एक काम करेंगे और आप एक काम करिए। तो जैसे एक घर एग्जाम्पल के तरह पे, अगर कोई पांच बहनें हैं, तो वो कहेंगे कि हम ही रोटी बनाएंगे, वो चावल हम नहीं बनाएंगे। वो कहेंगे चावल हम बनाएंगे, रोटी। तो समान डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। जो श्रम का जो है वितरण होना चाहिए, वो समान होना चाहिए, समान हो, जो हमारे यहाँ भी नहीं है, नहीं हो रहा है। और दूसरा होता है निजी पूंजी। निजी पूंजी, जैसे एक कलम हुआ, एक कलम हुआ, एक कहते हैं कि मेरा है और एक कहते हैं तेरा है। तो मेरा कैसे है भाई, इसमें तो ये तो किसी का पता, इसलिए आप कहते हैं ना कि हमने 5 रुपया में इस कलम को खरीद कर लाया है, खरीदा, इसलिए हाँ ये हाँ। मेरा है, ये मेरा है। या ये कहते हैं अपने भाई में, कहते हैं कि आप, ये मेरा जमीन है, ये आपका जमीन है। हाँ क्यों है, हाँ हाँ। यही बात है। तो ये जो दो कारण है जिसके कारण आपस में संघर्ष होते रहता है, और संघर्ष होने के बाद दो वर्ग का निर्माण होता है, दो वर्ग का निर्माण होता है। और वो एक वर्ग होता है हैव, हैव, और एक वर्ग होता है हैव नॉट, हैव नॉट। हैव को हम लोग कहते हैं पूंजीपति, जो पूंजीपति हम्म। कहते हैं। और हैव नॉट को कहते हैं सर्वहारा, जिसके पास। तो पूंजीपति किसको कहते हैं, जो 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया मेरे पास हो गया, गांव में कहते हैं पूंजीपति। वो पूंजीपति नहीं है, वो पूंजीपति नहीं, उसको हम बेशक पूंजीपति नहीं कहते। बेशक। नहीं, जिसका उत्पादन के साधन पर कंट्रोल हो, नियंत्रण जो हो, हाँ। उत्पादन नियंत्रण हो, जिसका उत्पादन के साधन पर नियंत्रण हो, उसको पूंजीपति कहते हैं। जैसे टाटा है, बिरला है, जो देश को है नियंत्रित कर रहा है, तो उस पद पर। और सर्वहारा क्या होता है, जैसे हम है, आप है, अपना श्रम को बेचते हैं और जीविका उपार्जन करते हैं, तो उसको सर्वहारा होता है। हाँ। तो बेसिकली जो है, जो हम लोग पॉलिटिकल पार्टी, जो हम लोग चर्चा चलाते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग के बीच में कॉन्शसनेस नहीं है। जिस दिन कॉन्शसनेस, जिसको जागृति कहते हैं, चेतना कहते हैं, तो चेतना जब मजदूर, एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री जब आप किसी गांव में फैक्ट्री लगाते हैं, तो उस समय आप ध्यान देखते होंगे कि मजदूर और मालिक दोनों साथ साथ लेकर चलता है, काम करता है, दोनों साथ साथ। और उस समय उत्साहित रूप से चलता है कि हम फैक्ट्री को चला लेंगे बहुत अच्छे ढंग से। उसका लेबर रहता है, मालिक का पैसा रहता है।
लेकिन जब लेबर को, श्रमिक को जब जब उसको जागृति पैदा होती है कि नहीं, मालिक हमारे साथ जो है, जो श्रम का उचित मूल्य नहीं दे रहा है, हाँ। 8 घंटा काम करवा रहा है हम्म। और 6 ही घंटा का पैसा दे रहा है, तो उसमें एक चेतना जगती है और तब वह संघर्ष करता है, तब वो हड़ताल करता है, चाहे बहुत तरह के उपाय लगाते हैं, स्ट्राइक करता है, जो भी करता है, तो दोनों के बीच में संघर्ष होता है, मालिक और लेबर के बीच में वो संघर्ष पैदा हो जाता है। तो ये हम तो वो अपने क्लास के प्रति, वह अपने क्लास वर्ग के प्रति वो सचेत हो जाता है, उसके सचेत अधिकारों होता के है, प्रति भी जागरूक है। जी। अधिकार दिया होता है। हम्म। तो जैसे हम लोग, आपने चर्चा किया कि अभी राजनीति है, तो राजनीति कहीं भी आप देख रहे हैं, राजनीति का कोई कास्ट नहीं होता है, राजनीति हम्म। का वर्ग होता है, हम्म। राजनीति का कोई कास्ट नहीं होता है, राजनीति का वर्ग होता है। अगर हो सकता है तो कांग्रेस के आदमी भी बीजेपी के आदमी के साथ शादी में जाते हैं, उनके साथ भी पार्टी मनाते हैं, उनका भी काम, कोई भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी है, उसका काम कभी रुकता नहीं है। वो रुकता का है, वो हमारे जैसे आम पब्लिक मास, जो मास है, उसका रुकता है, उसका रुकता है कि हम उसमें डिवीजन है, हम बंटवारा के, हम कांग्रेस के समर्थक है, हम बीजेपी के हम्म। समर्थक है, हम राजद के समर्थक है, ये हुआ। तो इसमें जो कंसेंसस में हम हमें क्या हुआ कि हम लोग को बीच का रास्ता क्या निकालना है, हम लोग को बीच का है कि हम लोग सामंजस्य की बात करें, बीच का रास्ता, बेशक वो बेशक। सामंजस्य की बात करें कि हमारा हित कहाँ प्रोटेक्ट हो रहा है, हम किस रास्ते पर, हम विकास के रास्ते पर जा रहे हैं, हमारा किस पार्टी से मतलब नहीं, हमारा काम होना चाहिए, हम हमारा देश का विकास होना चाहिए, मेरा विकास होना चाहिए, इस मायने में हम उसको सामंजस्य करके उस दृष्टिकोण से अगर हम चलते हैं तो हम, कोई समस्या नहीं। कुल हम वहां पर, मिलाकर कि हाँ, हाँ, कुल मिलाकर है कि जनता को भी अपने अधिकार के हाँ, प्रति जागरूक होने की सोचना जरूरत होगा, है। उसको सोचना होगा जरूरत है। कि हमारे हमारे हित की जो बात कर रहे हैं, वो हित की हाँ, बात हाँ, वो करते हुए हमारे साथ छल कर रहे हैं, या उनमें कहीं ना कहीं चलिए, ईमानदारी में जी, सचमुच जी, हमारा जी, हित जी, साधना जी, चाह रहे जी, जी, हैं, जी, इसको जी, 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 देखने की जरूरत जी, जी। तो हम वहां पर डिवीजन में होता है क्या कि हम कास्ट के बेसिस पर कहीं है। जुड़ हाँ, जाते हैं, बेशक कहीं बेशक। रिलीजन के बेसिस पर जुड़ जाते हैं, उसको हमको त्यागना होगा। हमको एक एक अपने विकास के मॉडल पर, विकास के अपने, विकास कैसा होगा, राष्ट्र का विकास कैसा होगा, उसके मॉडल पर देखकर कि जो भी आए, अगर उस पर काम करता है उसको हमको समझौता करना, उसके साथ देना है, साथ देना होगा। बेशक बेशक। अच्छा, अभी जो देखिए, अभी के दौर में खास करके जी, शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि आप शिक्षा जी, के क्षेत्र में है तो वही बात कर ले, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बात हो रही है कि जी, जी, जिस तरह से शिक्षा में निजीकरण जो हो रहा है ना शिक्षा का, जी, उस समय जी, जी, कहा जा रहा है कि अच्छे शिक्षक हैं जिनकी योग्यता जी, है कि उनको 2 लाख रुपए सैलरी मिलनी चाहिए। जी, जी, अभी जी, निजी विश्वविद्यालय खुल रहे हैं, संस्थाएं खुल जी, रही है, उसमें क्या है, जी, योग्यता तो मानक वही है जो यूजीसी या कुछ जो जी, गाइडलाइन है कि इस तरह से जी, शिक्षकों जी, की जी, बहाली हाँ, होगी। हाँ, तो वहाँ जी, जी, आपके चयन में जो है वो तो पैमाना है, वो ध्यान रखते जी, हैं कि जी, नहीं भाई आप इतना योग्य होंगे तब जो है आपको हम जी, रखेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन फिर जब उसका हम्म, पारिश्रमिक देने की बात आती है मिलता, तब ऐसा कुछ नहीं होता है। तो स्वाभाविक रूप से एक ही योग्यता के लोग, एक कहीं अगर 2 लाख रुपए वेतन पा रहे हैं, कोई 1 लाख रुपए पा रहे हैं, तो उनके मन में तो हम्म, कहीं कहीं ना कहीं कुंठा होगी। अब जैसे जी, आप जी, कॉलेजों में देख रहे हैं ना कि कॉलेजों में घंटी आधारित शिक्षकों की बात है, ये सिर्फ जी, बिहार जी, की जी, बात, झारखंड की बात नहीं, हमको लगता है आप तो उत्तर प्रदेश में भी पूरे देश, होता है कि होता हाँ, है, हाँ, ये हाँ, देश स्तर पर हाँ, बात। जी, जी, तो जी, आप उस घंटी आधारित शिक्षक से आप काम की बात तो करते हैं, उनकी योग्यता की बात जी, करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनका कहीं हम्म, मैंने क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी नहीं है, उनको अपने भविष्य के प्रति इत्मीनान नहीं है, कुछ नहीं है। तो इससे शिक्षा जी, का स्तर तो प्रभावित होता है ना। तो आप जी, जी, क्या जरूर, जरूर। इसमें कुछ बदलाव की जरूरत महसूस करते हैं? इसमें शिक्षा के क्षेत्र में जो आपने क्वेश्चन उठाया, उसमें बहुत बदलाव की जरूरत है, बहुत ही अत्यंत है। जो हम लोग का शिक्षा, पहले बात समझ लीजिए कि जो काम हम लोग हैं, वेलफेयर स्टेट एजुकेशन होता है, वेलफेयर एजुकेशन जो स्टेट का काम है, स्टेट का है। तो हम लोग जो स्टेट जो है, राज्य है, वो हमारा अपना जो दायित्व है उसको छोड़कर वो निजी कंपनियों को, निजी मालिकों को वो दे रहा है कि तुम इस शिक्षा का काम करो, ठीक है, शिक्षा का काम करो। तो अपना आप दायित्व तो नहीं निभा रहे हैं, ये बात तो है। तो आप किसी को अगर प्राइवेट एजेंसी को देंगे, प्राइवेट निजीकरण को देंगे शिक्षा के, तो वो तो बिजनेस करेगा,
या वो उसको तो बिजनेस वेलफेयर से करेगा। कोई मतलब नहीं, उसको वेलफेयर से उसको तो तो कोई वेलफेयर से मतलब नहीं। मतलब है, उसको हम्म। वेलफेयर से मतलब नहीं है। तो तो आप अपने अपने कंधे से जो भार उठाकर और दूसरे पर थोप रहे हैं, जो हमको करना चाहिए हम उसको नहीं करके, हम टाटा को, बिरला को, अंबानी, जो जिसको जिसको दे रहे हैं उसको दे रहे हैं। तो इस शिक्षा के लिए उचित कदम नहीं है, क्योंकि शिक्षा जो है वेलफेयर से चलता है, और उसमें हम पैसा को महत्व नहीं। जब तक कोई व्यक्ति पूरे जो उसको कहते हैं एजुकेशन जो होता है, वो किसकी डेवलपमेंट का बैकबोन होता है। बेशक। एजुकेशन जो होता है वो डेवलपमेंट का बेस है। तो हम उसको उस, आपने जैसे प्राइवेट कॉलेजेस खोलने की अनुमति दिए तो अनुमति दे दिए। आपने कभी देखा, आपने नियम बना दिया कि आपने क्वेश्चन होगा घंटी आधारित टीचरों को आपको इतना वेतन मिलना चाहिए। एक नियम है 2000 में, यहाँ यूपी में भी है 2000 में, नियम है 2000 में कि जितनी भी इनकम होना चाहिए उसका 75% सैलरी सैलरी के मद पर खर्च होगा, ठीक है ना। सैलरी हम्म। में बताए, लेकिन उसका आप ऑडिट नहीं करते हैं। आप सिर्फ उसमें टीचर हैं, पेपर पर टीचर हैं, फिजिकली टीचर नहीं है। पेपर पर वो अनुमोदन करा लिए, फिजिकली एक भी बच्चा टीचर नहीं है। तो हम उसको मॉनिटरिंग तो नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहा तो उसकी मान्यता तो समाप्त नहीं कर रहे हैं। हाँ नहीं बेशक नहीं कर बेशक। रहे हैं। नहीं, नहीं तो तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसे होगा। जो पढ़ाई होनी चाहिए वो पढ़ाई, तो क्या होता है, एक बार एडमिशन होता है, एक बार परीक्षा होती है, एक बार रिजल्ट हुआ, इस तरह के हुए। तो अधिकांश कॉलेज जो है जिनका मॉनिटरिंग नहीं हो रहा है, और इस तरह के कॉलेजेस को, उसको शिक्षा पर उसका बहुत एनई, जैसे एनईपी आया, एनईपी में तो उन्होंने स्ट्रक्चर को अपने बना दिया कि 6 6 महीना पर होगा, ये पेपर होगा सारे बहुत, लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है कहाँ, प्रयोगशाला हाँ आपके पास है नहीं, संसाधन नहीं, संसाधन तो है संसाधन नहीं। का टीचर है नहीं, तो कैसे है। आप तो वहां पर बैठ के एसी कमरे में बैठ कर सिलेबस आपने बना दिया। तो वो जैसे आप वैशाली जिला के, आप गांव वैशाली जिला में है मान लीजिए, उसके कॉलेज होंगे, और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज है वो सेम सेम कैसे चलेंगे। बेशक बेशक बेशक। आपने कर दिया तो वहां तो टीचर है नहीं इस चीज को। तो आप उसका प्रेशर नहीं करने दें। आप उसको, अगर आपका जो वेतनमान है वो वेतनमान भी उसको प्रबंधक नहीं दे रहा है, तो आप उसके ऊपर कार्रवाई क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। सरकार मौन है, सरकार मौन है, क्योंकि अधिकांश जो संस्थाएं हैं जो पावर के द्वारा ही चलती है, जो जिन जिन लोगों के हाथ में पावर है उन्हीं की संस्था, तो सरकार कुछ नहीं करेगी। स्वाभाविक रूप से। और होता क्या है ना कि शिक्षा, जी वो तो निजीकरण की बात हो गई। जो सरकारी के स्कूल जी कॉलेज भी हैं, वहाँ भी जी जी। संसाधन है नहीं। ठीक है, साधन नहीं, कॉलेज है, नहीं, नहीं। आप हमको शिक्षक हम्म, बना दिया तो जो मौखिक है हम पढ़ा पाएंगे, लेकिन कोई प्रैक्टिकल जी की बात होती है तो प्रैक्टिकल कहीं कुछ है नहीं है, व्यवस्था है नहीं जी है। जी, वही कुछ अब नहीं फिर तो जब बच्चे रिजल्ट, जानता नहीं। हाँ, और रिजल्ट भी निकल जा रहा है, सब कुछ हो जा रहा है, और कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है तो दोष सारा शिक्षकों पर डाल दिया। अभी बिहार में ही हो तो रहा सब, है। जी बिहार जी में हो रहा जी है ना कि शिक्षकों को पकड़ो, जी, समय से नहीं पहुंचाई। हाँ अरे जी। भाई, बिहार में साधन ही नहीं ना, तो शिक्षा को बेहतर करने के लिए आपने किया क्या, इस पर भी चर्चा होती है और हो रहा है जो अभी देखिए, शक्ति। जी। अब अभी आपको एक रिपोर्ट दिल्ली विश्वविद्यालय का हंसराज कॉलेज का रिपोर्ट आया था। तो उसमें नैक की कमिटी गई, तो नैक की जी। कमिटी जो आपको पकड़ने, टीचर को पकड़ने से कोई शिक्षा का सुधार नहीं होने वाला है। हाँ जब तक हाँ। टीचर अंदर से नहीं पढ़ाएगा, आप हमको 40 मिनट जो क्लास में बांध कर रखेंगे, लेकिन पढ़ाने की हमको अंदर से नहीं दीक्षा होगी, तब तक हम्म। वो बदलाव नहीं होगा, ये बात हो। तो वैसा महान वातावरण आप तैयार कीजिए ताकि शिक्षक खुद ही पढ़ाए, शिक्षक करे। तो आपको दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज में नैक की टीम का रिपोर्ट है, सोशल मीडिया पर देखा गया है। तो हम्म उसमें देखा कि आज तक मैंने देखा है कि वहां न टीचर का कोई अटेंडेंस है, हाँ, और न कोई बायोमेट्री लगता है, कोई नहीं लगता है, कुछ नहीं होता है। और हम्म। फिर भी एक क्लास भी बंक नहीं जाता है, हम्म। एक क्लास। तो वैसे मॉडल कॉलेज होना चाहिए, ताकि हम अपने दायित्व को समझे कि हम पैसा ले रहे हैं तब पढ़ाने। आप किसी को समान वेतन, वही यूजीसी नेट क्वालिफाई पीएचडी है, उसको आप इतना पैसा देते हैं, वही वही जो घंटी आधारित की बात की है उसको कम पैसा मिले, उसका तो उसका भरण पोषण नहीं होगा, बच्चे का भरण पोषण नहीं होगा, परिवार का भरण पोषण नहीं होगा, तो शिक्षा पर वो अंदर से कैसे पढ़ाएगा। बेशक वही वही सवाल है जो चिंता की वजह है, जो हमको भी जी जी। लगता है, और आप ही चर्चाएं कर। आप ही के यहाँ मात्र 20 साल हो गया झारखंड में, अभी 2 ही बार नियुक्ति हुई।
निकली है, हाँ अब वैकेंसी निकली। तो आप शिक्षक कहीं सेंट्रल विश्वविद्यालय में देख रहे हैं 40% सीट खाली है। हर स्टेट विश्वविद्यालय में 30% रिटायर कर रहे हैं लोग, और उसके बाद वो खाली है। खाली है। तो हम्म। जब तक आप संसाधन नहीं जुटाइएगा, प्रयोगशाला है, टीचर की नियुक्ति नहीं कीजिएगा। हाँ, आप टीचर की नियुक्ति कीजिए, उसके बाद रिजल्ट नहीं है तो टीचर दोषी है। लेकिन आप संसाधन नहीं कर रहे हैं और नए नए कोर्स ला रहे हैं, सब चीज हो रहा है। हाँ, होना चाहिए, नया कोर्स होना चाहिए कि अब डेवलपमेंट हो। बच्चे पुराने कोर्स पढ़ के क्या करेंगे, ये बात है। लेकिन उसके साथ साथ उसका संसाधन भी होना चाहिए ताकि बच्चे को पहुंचे उसका मटेरियल। सही बात, सही बात, सही बात। तो तो हम अच्छा लोग एक, सिर्फ। अभी जी जी, बोलिए देखिए बोलिए। सवाल क्या हो रहा है कि जीवन की आपाधापी में, आगे बढ़ने की आपाधापी में, हम जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसमें नाम कमाने की आपाधापी में, कहीं ना कहीं जी हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं और हमारा जो गांव है पीछे छूट जाता है। अभी गांव भी काफी कुछ बदला है, और वहाँ खास जी के युवाओं से बात करेंगे ना तो वहाँ दिन भर वही राजनीति की बातें, कुछ कहीं कंस्ट्रक्टिव कुछ बातें होते नहीं देखते। तो उसमें जी मुझे व्यक्तिगत रूप से कहीं लगा कि चूंकि अब बाजितपुर की बात है और हम बाजितपुर के लोग हैं, भले हमको जी बाजितपुर चाहे जिस कारण से पलायन करना पड़ा हो, वो कहीं बिंदु हो जी सकते हैं, उसकी बातें हो सकती है। लेकिन जी एक जी। नागरिक के रूप में और उस गांव से आने के नाते हमारी हम्म यह तो जिम्मेदारी बनती ही है कि हम जिस रूप में अपने गांव के युवाओं को कुछ, अपने हम जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में रहते हुए हम्म उसमें आगे बढ़ने के लिए उनका मार्गदर्शन कर पाए, कुछ करें। तो अगर हम्म। ऐसी कुछ बातें हों और कुछ ऐसा किया जाए, तो उसमें क्या आप सहमति देंगे कि अगर किसी मार्गदर्शन की जरूरी हो, अगर आपके बाजितपुर के बच्चे हों आपके हाँ, गांव के और वो चाहें कि कुछ मार्गदर्शन चाहें, कुछ सलाह चाहें, सुझाव चाहें, तो कुछ जरूर। ऐसा दिन तय कर लिया जाए, कुछ कर लिया जाए कि भाई आप आधा घंटा 10 मिनट उपलब्ध रहेंगे, जो कुछ पूछना जी है जी समझना है समझ लीजिए, और जी जी। हाँ सब हाँ कुछ हाँ। बातें हैं। निस्वार्थ भाव से हम लोग हाँ सहायता करेंगे। हाँ, जो हम मेरी जी चाहत है, हमारा सोच है, कई लोगों से बात भी हुई है जी जो बाहर में भी रहते हैं, सब कुछ जी है। जी तो अमर जी, बहुत अच्छी बात रही, सकारात्मक बातचीत रही, और मैं तो चाहूंगा कि आप मेरे चैनल के माध्यम से नियमित जो है कुछ नई नई जी जी जानकारियां, उपयोगी जानकारी हमारे दर्शकों को दें। तो आज जी जी बस इतना ही, नमस्कार। जी। नमस्कार।